बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सब के लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ यूसुफ खान। नाजरीन, पाकिस्तान के अस्पतालों में रोज़ाना सैकड़ों ऑपरेशन होते हैं और अक्सर लोग जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या गलत स्पैनर लगने की वजह से उनकी जान जा सकती है, या एनेस्थीसिया डॉक्टर की लापरवाही की वजह से? क्योंकि जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है दौरान ऑपरेशन पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए उनका ऑपरेशन थिएटर में होना लाजमी होता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एनेस्थीसिया CMH मुल्तान, डॉक्टर शाहिद अजीज़ साहब। आई वेलकम टू यू माई प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मरीज़ को कॉन्शियस करने की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन-कौन सी हैं? और अच्छा, पेशेंट के लिए कौन-सी फ़ायदेमंद है और कौन-सी डेंजरस है? ये बताइए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसमें जो एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देते हैं उसके बारे में पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया होता क्या है। जब भी हमने कोई ऑपरेट करना होता है उसमें हम पेशेंट की कोई जो उसका पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हमने ऑपरेट करना है तो वो उस जगह को हम सुन करते हैं जिसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं। अब इसमें ये है कि हम पेशेंट को असेस करते हैं, अगर उसका निचले वाला धड़ उसको हमने वो करना है तो उसके लिए भी एक स्पाइनल इंजेक्शन है। और जो मतलब हम उसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि रीजनल एक एनेस्थीसिया है जो एक खास रीजन को करता है, सही। इसी तरह एक जनरल एनेस्थीसिया है जो ओवरऑल उसकी बॉडी या उसको मुकम्मल बेहोशी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिडेटिंग है कि अगर माइनर सर्जरी है तो उसके लिए हम सिडेट कर देते हैं पेशेंट को। वो उसमें ये होता है कि कुछ देर के लिए सिडेट हो जाता है, उसमें हम पेशेंट जाग भी सकता है या समटाइम्स सोया रहता है। और उसके बाद ये है कि हम ब्लॉक कर देते हैं, लोकल लगा देते हैं, एक खास छोटे से एरिया को हुँ। लोकल लगा के हम वो सुन कर देते हैं। अच्छा, इनमें जो आपने क्वेश्चन किया है कि ना कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? देखिए, कोई भी सर्जरी हो या कोई भी प्रोसीजर हो हुँ। तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जितना उसको उसका एक्सपर्ट डील करेगा तो उतने उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। राइट। तो मोस्टली तो इसके नुकसानात नहीं हैं, हुँ। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर कोई जो उसका एक्सपर्ट नहीं है तो फिर नुकसान है। देखिए, ऐसा होता है ना, जैसे पेशेंट से रिलेट किया जाता है पेशेंट को, जहाँ मुकर्रर जगह पे वो स्पैनर लगाया जाता है। जी। अक्सर पेशेंट की शिकायत होती है कि जी दौरान ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ को शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में, तो कुछ अरसे बाद वो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द रहता है। इसकी क्या वजह है? जी, जी सर, मोस्टली ये है और ये ज़्यादा हमारी जो है फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती हुँ। है। क्योंकि ज़्यादा स्पाइनल और सर्जरीज़ जो है ना वो फीमेल्स को उसमें कुछ वजूहात हैं और कुछ एक मिथ भी है कि फीमेल्स को ना एक ख़ास उनकी पोज़ीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की हो जाती है कि जो उनका वेट बेयरिंग होता है वो ज़्यादा मतलब पेट वग़ैरह और ये सारा, तो उसकी जो कमर होती है वो आगे हो जाती है, जिसकी वज़ह से पोज़ीशन इस तरह बन जाती है कि सम टाइम जब हम एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल, हुँ, हुँ। तो वो स्पाइनल तो लग जाता है पेशेंट भी, उसके बाद भी जो उनकी जो डाइट होती है वो बेहतर नहीं होती। उनके जो बोन्स में चेंजेज़ आ जाती हैं वो कुछ टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एज़ सच इसका स्पाइनल से इतना ताल्लुक नहीं होता। वो एक चेंजेज़ आती हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा भी होती हैं, जिस तरह ओल्ड एज हो गई, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि बोन फ्यूज्ड होती हैं, तो वो पेन मतलब रहता है। ये लेकिन कितने अरसे तक ठीक हो सकता है? सर उसमें वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता हुँ, है। हुँ। ये नॉर्मली जो होता है वैसे तो इसका डिपेंड करता है कि किस तरह का उसको एनेस्थीसिया दिया गया है। सही है। बहुत कम होता है, उसमें कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मतलब उस स्पाइनल रिलेटेड हुँ, हैं, हुँ। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी उससे। अच्छा जी, अक्सर मरीज़ों को ना जो स्पैनल होता है, मुकर्ररा जगह के अलावा अगर किसी और जगह मिस्टेकिंग की वजह से लग जाए, उसका क्या इम्पैक्ट? अच्छा सर, उसमें है कि उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। हुँ, अगर जिस तरह हम लोग लगाते हैं या जो एक्सपर्ट हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, वो एक ख़ास जगह है जहाँ से हम फ्लूइड लेते हैं, चेक हुँ। करते हैं और उसके बाद हम जो है इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करते हैं। सही। और उसमें ये होता है कि अगर गलत जगह पे लग गया है, सही उसको वो नहीं किया तो नर्व डैमेज हो सकती है, क्योंकि सही। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वो नर्व्स वग़ैरह होती हैं तो वो डैमेज हो सकती है। सही है। इसके अलावा जो बोन की मतलब डिफ़ॉर्मिटी के साथ-साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं हुँ, हुँ। और साथ में हीमाटोमा फ़ॉर्मेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने गलत नीडल प्रिक कर दी या
या उसके साइज बड़ा है, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी। देखा भी है अक्सर कि जो मुकर्रर जगह के अलावा लग जाता है ऊपर या नीचे, डेथ का भी इसमें जी खतरा सर, होता है। होता है उसमें, क्योंकि अगर आप स्पाइनल ऊपर लगा देते हैं तो वो, और सर उसका, क्योंकि हम एक खास पोजीशन पे उसका बिल्कुल, इफेक्ट के लिए हम स्ट्रेचर के ऊपर। जो उसकी टेबल होती है तो उसको एक हुँ, हुँ। खास पोजीशन पे लेके आते हैं। सही। अगर उससे नीचे उसका सर कर देंगे तो वो स्पाइनल ऊपर की तरफ इफेक्ट कर, उससे हार्ट भी वो हो सकता है, अरिथमियाज हो सकते हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो चीज उसके इफेक्ट में आ जाती है तो वो वर्क करना छोड़ देती है। अच्छा, ये अक्सर देखा गया है कि जो स्पैनल है, जनरल एनेस्थीसिया है या इसके अलावा केटामीन के ऊपर करते हैं मुकर्रर जगह के ऊपर। ये बताएँ कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया उसमें ये है कि जब हमें ना हमारी सर्जरी बड़ी हो, हुँ, या फिर हमें पूरा पेशेंट जिसको हमने सिडेट रखना है, उसमें पेशेंट अवेक नहीं होता, और ये सबसे मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है जब बड़ी सर्जरी हो, जिस तरह न्यूरो की सर्जरी हो गई, जी। और इसके अलावा जो स्पाइनल, क्योंकि अब्डोमेन के नीचे और बिल्कुल। लेग्स वाली साइड पे, ये अगर इससे ऊपर जो हमें लेवल अचीव करना है तो उसके लिए हम, अगर बड़ी सर्जरी है तो जीए की तरफ जाते हैं। जीए सेफ है हुँ, हुँ। स्पाइनल की निस्बत, सही। एज अ डॉक्टर, क्योंकि उसमें हमारा पेशेंट हमारे कंट्रोल में होता है, और हम उसको मेडिसिन से मैनिपुलेट करते हैं, उसमें जो जो सारी चीजें होती है, अगर बीपी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम हुँ। मुख्तलिफ ड्रग्स से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जनरल एनेस्थीसिया है कितने घंटों तक दिया जा सकता है? ये जनरल एनेस्थीसिया ये डिपेंड करता है। ये आप मोस्टली 7 से 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, डिपेंड करता है सर्जरी पे। हम डोज़ या उनकी जो है ना वो रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, इसमें कौन-सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाए जनरल इसमें एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया में हम जो इंडक्शन करते हैं वो प्रोपोफोल से करते हैं, और साथ में अगर मसल रिलैक्स कर, एक रिलैक्सेंट होता है ट्रेकियम वगैरह, वो देते हैं, और उसके बाद हम जो टाइम इनका होता है, हाफ लाइफ जो इनका इफेक्ट करने का वो होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो हम वो दोबारा रिपीट करते अच्छा जी, रहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या है? ये कैसे मरीज़ को दिया जाता है हाँ इसका? जी, इसमें ये है कि जब हम माइनर प्रोसीजर हो, हमें कहीं पे बायोप्सी करनी हो, छोटा-सा सही। प्रोसीजर है, हमें पूरी बॉडी नहीं करनी, या सम टाइम हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन जब हम उसको क्लोज़ कर रहे होते हैं, तो हम सही। लोकल एनेस्थीसिया या लोकल इंजेक्शन दे देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट जो होता है आफ्टर सर्जरी उसको हुँ, पेन नहीं होता, सही है। और इसके अलावा जो मतलब माइनर प्रोसीजर है, ड्रेसिंग वगैरह है, लोकल दे के एक छोटा-सा मखसूस सा एरिया वो सुन रहेगा, और उसमें हम लोग करके वो कर देते हैं। अच्छा, ये अक्सर पेशेंट को देखा जाता है कि ऑपरेट से पहले वो पेशेंट एक डिप्रेशन का शिकार होता है कि जी मुझे कमर में जो स्पैनल लगे हैं वो ना लगाया जाए, मुझे ऐसे दिया जाए। ये स्पैनल या एनेस्थीसिया जनरल ये लगाने से पहले जो हदायत होती हैं पेशेंट को वो क्या दी जाती हैं? अच्छा, उसमें सर हम ये है कि पेशेंट को हम बताते हैं पहले कि हुँ, आपका जो ये प्रोसीजर है, ये क्या है? या हम अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसमें एक फ़िटनेस होती है, हम सही। एनेस्थीसिया फ़िटनेस करते हैं। तो वो देखने के बाद हम उनको एक बताते हैं कि आपका प्रोसीजर क्या हुँ, होगा, हुँ। कितनी देर का प्रोसीजर होगा, अगर स्पाइनल लगना है तो हम उसको वो भी एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि इस तरह का प्रोसीजर है, ये आपको नीडल लगेगी, और ये इस तरह सारा कुछ होगा, और उसके बाद जब वो इजाज़त दे देता है, तो हुँ। हम फिर वो उसको कंटिन्यू करते हैं। सही है। अच्छा जी, जो मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, शुगर की ले रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जो ले रही होते हैं। अगर उनका ऑपरेट की कंडीशन में वो आ जाते हैं, वो उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं कि स्पैनल के दौरान या जनरल एनेस्थीसिया के दौरान किस हवाले से ये बताइए? अच्छा सर, उसमें ये है कि हम साफ ज़ाहिर है कि जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हुँ, पेशेंट है, या ऑपरेट से पहले कुछ खून पतला करने वाली दवाइयाँ या क्लॉट बिल्कुल। ख़त्म करने के लिए वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक मखसूस टाइम होता है। अब जिस तरह एक ड्रग का नाम है वारफेरिन, हुँ, ये क्लॉट जो बनते हैं उनको ख़त्म करने के लिए है। जब ये हम 5 दिन पहले ख़त्म कराते हैं। इसी तरह जिस तरह शुगर की है, क्योंकि अगले दिन उसने कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल। और अगर हम उसको डायबिटीज़ की दवाई दे देंगे तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी शुगर और कम हो सकती है। तो वो हम उसकी डायबिटीज़ जो उसकी बीएसआर या जो उसका रैंडम शुगर होती है, वो हम आरबीएस। आरबीएस हम देख के उसके बाद हम उसकी डोज़ कम कर देते हैं, और बाकी ब्लड प्रेशर की हम कोशिश करते हैं कि वो भी देख के सुबह जब ऑपरेट हो तो 1 सिप पानी के साथ, क्योंकि हम उसको
एक 6 घंटे के लिए, जिसको हम अपनी जुबान में रोजा कहते हैं, कि उसमें उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, तो वो हम उनको बता देते हैं कि ये सारी चीजें आप इस तरह लेंगे। अच्छा, ये जो आफ्टर ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद मरीज को 24 घंटों के लिए कुछ नहीं दिया जाता, जी। इसकी क्या वजह? इसमें ये होता है कि हम जब पेशेंट को, वैसे तो 6 घंटे का होता है, 6 घंटे 6 का घंटे ड्यूरेशन पहले होता है। और 6 घंटे बाद, उसके बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको स्टार्ट करा देते हैं कि वो चाय कॉफ़ी ले, ग्रीन टी ले, कि थोड़ा-सा ले। क्योंकि उसमें ये होता है कि पेशेंट को उसका इफ़ेक्ट होता है ड्रग्स का, तो वोमिट होने का, या उसमें उसको कुछ मतलब पेशेंट समटाइम परेशान भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम समझ। स्टार्ट वही ओरल फ्लूइड से करते हैं कि वो जब लें, ताकि हम उसको एसेस कर लें कि अगर वो डाइट कुछ दूसरी लेंगे, क्योंकि सर्जरी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जो सर्जरी अगर बड़ी है, जिस तरह मैदे की कोई सर्जरी है, ऑब्स्ट्रक्शन, वो तो 3-3 4-4 दिन हम उनको कुछ नहीं देते। सही। और यूजुअली जो सर्जरी छोटी होती है, नॉर्मल सी होती है, और हम उसको वो देते हैं, तो वो 6 से 8 घंटे हम उसको वो रखते हैं। उसके बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता उनको खुद ही बताते हैं कि पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आपने इस तरह डाइट लेनी है, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशन हो वो ना हो पेशेंट को। अच्छा जी, आप जो आफ्टर ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर ऑपरेट करने के बाद जाता है वो अपनी इंस्ट्रक्शन खुद लिखता है, मेडिसिन जी। वगैरह, आप क्या इंस्ट्रक्शन बनाते हो, देते हैं पेशेंट को कि ऑपरेट के बाद पेशेंट को कैसे आपने रखना है, कैसे उसको आपने मेडिसिन देनी है, आप क्या हिदायत देते जी, हम उसको ये हिदायत करते हैं कि पहले तो वो 6 से 12 घंटे तकिया वगैरह, या 1-2 दिन तकिया वगैरह का इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा डाइट बेहतर करें, स्टार्ट फ्लूइड वगैरह से करें। जितना वो चाय, कॉफ़ी ज़्यादा हम प्रेफ़र करते हैं, कॉफ़ी वगैरह लें, ताकि जो उसका मतलब कि सीएसएफ हमने ड्रि ड्रि वो किया था उसमें, तो वो कॉम्प्लिकेशन या उसको जो हेडेक वगैरह सम टाइम हो जाता है पेशेंट को, इस तरह की चीज़ें ना हो। पोस्चर सीधा हो उसका, हैं? चेयर वाली पोजीशन में ना बैठे, क्योंकि स्ट्रेच आएगा तो उसको पेन होगी। और यूजुअली आपने जो पहले मुझसे क्वेश्चन किया था कि जो आप कमर में दर्द रहता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है ना, ख़वातीन वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए इस पोजीशन का ज़्यादा यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से वो उनको ना सम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बोन्स में चेंजेस आ चुकी होती हैं, तो वो फिर दोबारा वो पेन होता है, जिसको वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि भाई ये तो हमें स्पाइनल की वजह से हो रहा है। नहीं, ये तकिए का इस्तेमाल आप 2 या 3 दिन के लिए क्यों मना करते ये हैं? इसकी क्या इसलिए वजह? कि उसमें ये होता है कि स्पाइनल हेडेक, क्योंकि जो हम उसमें वो देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो सीएसएफ का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। अच्छा, हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं कि ये एनेस्थीसिया जो है स्पाइनल के लिए काबिल है या नहीं है। इसकी क्या वजह है कि किस हवाले से आप असेसमेंट करते हैं पेशेंट की? जी, उसमें सर ये होता है कि हमने पहले पेशेंट को देखना होता है, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह देते हैं, अगर वो जी है या स्पाइनल है, तो इनका अपना एक इफ़ेक्ट होता है पेशेंट पे। जो सर्जरी होती है, पहले हम उसको देखते हैं कि ये इनकी सर्जरी कौन-सी होनी है। जो उनकी सर्जरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि इनको ड्रग्स कितनी मिकदार में कितनी दी जाए। अब फ़र्ज़ करें कि कोई कार्डियक सर्जरी है, उसमें हम प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें हम मुख्तलिफ, तो उससे हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपको पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, अगर हुआ है तो कोई मसला तो नहीं हुआ। इसी तरह उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, ये सारे क्वेश्चन करते हैं कि उसका अगर जीए देना है तो उसका कोई दांत वगैरह तो नहीं टूटा हुआ, कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम ट्यूब डाल रहे हैं और वो टूटा हुआ दांत या नकली दांत जो है ना वो अंदर चला जाए। तो इस तरह के जो हम पूरी असेसमेंट करते हैं, उसकी लैब्स देखते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं। जब हमें लगता है कि फिट है, तो फिर हम उसको, हाँ, सम टाइम ये होता है कि जिस तरह टर्शियरी केयर है कि हमें हर मरीज करना पड़ता है, उसके लिए फिर हम प्लान बनाते हैं कि प्लान ये है कि इस पेशेंट को कितनी दवाई हमने देनी है, ताकि उसका जो साइड इफेक्ट है मेडिसिन का, वो पेशेंट की जान को खतरे में ना डाले। तो इस वजह से हम पूरा असेस करते हैं। जी बिल्कुल, आप नाज़रीन सुन रहे थे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो असेसमेंट की जाती है पेशेंट की ऑपरेट से पहले, कि वो एक उसको चेस्ट का प्रॉब्लम ना हो, स्टोमिक प्रॉब्लम है, एनीवन किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, कि वो अगर मेडिसिन ले रहा है, ब्लड प्रेशर की ले रहा है या शुगर की ले रहा है, उसको देखा जाए कि वो कितनी मिकदार में ले रहा है, कैसे ले रहा है। असेसमेंट करने के बाद फिर जो स्पैनल है या जनरल एनेस्थीसिया है वो लगाया जाता है, ताकि मरीज के ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना पड़े। जान लेते हैं ब्रेक के दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा।
जी नाजरीन, ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी कि जो पेशेंट को ऑपरेट के लिए लाया जाता है पहले उसका असेसमेंट किया जाता है कि क्या ये ऑपरेशन के काबिल है या नहीं है। अगर वो मेडिसिन ले रहा है, डिफरेंट बीमारियों की ले रहा है, तो उसको किस तरीके से, किस हवाले से उसको ऑपरेशन के काबिल बनाया जा सकता है। तो सर ये बताइएगा कि कुछ अस्पतालों में जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं वो एनेस्थीसिया भी खुद देते हैं। क्या उनको ये करना चाहिए कि वो पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, या ये रिक्वायर होता है कि एनेस्थीसिया डॉक्टर का होना उसमें लाज़मी है? अच्छा सर, इसमें ये है कि यहाँ जो सर्जन होता है उसको बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि वो एनेस्थेटिस्ट की जॉब भी खुद करे। ना ये इंटरनेशनली इसको वो किया जाता है, ना मतलब कि हमारी पीएमडीसी या पीएचसी इसको वो करती है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर जो एनेस्थेटिस्ट हैं बहुत ज़्यादा कम है। ये किसी बुक में नहीं है कि जो एनेस्थेटिस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो सर्जन लगा सकता है। ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, और अगर कोई करता है तो ये क्रिमिनल, उसकी नेग्लिजेंस या उसको हम कह सकते हैं क्रिमिनल एक्ट है। सही। तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, एक मेरी ओपिनियन है उसमें ये है कि जो अगर हम सम टाइम पेरिफेरी में कोई डॉक्टर है और रात के 3 बजे अगर उसको कोई मसला है, कोई ऑपरेट करना पड़ता है, जिस तरह अपेंडिसाइटिस है, परफोरेट कर गई हुँ, है, हुँ। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, और उसको लगता है कि पेशेंट की जान हुँ, हुँ। खतरे में है, और इस टाइम अगर उसको कहीं पे रेफर किया जाता है और उसमें अगर उसको जान जा सकती है तो वो उसमें वो देख सकता है। लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पेशेंट की अगर जान हुँ, हुँ। बचानी हो तो वो एक चीज कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में ये चीज ला के अगेंस्ट है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपर्ट हो गया कॉम्प्लिकेशन उतनी कम होंगी, और कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी तो आपकी जान क्या भी। आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है अ, हॉस्पिटल में? ऐसा मैंने बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है? वो हो रहा है, और ये एक गलत प्रैक्टिस है, और पीएचसी काफ़ी इस पे वर्क कर रही है। हुँ, हुँ। पहले लोग एनेस्थेटिस्ट नहीं थे, जब से हेल्थ कार्ड आया है, हुँ, हुँ। हेल्थ कार्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे काफ़ी ज़ोर दिया है, तो अब काफ़ी बेहतर हो गया है। हर जगह पे लोग एनेस्थेटिस्ट को अब पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, डिमांड भी करते हैं। तो वो एक चीज़ जो है ना, जो पहले थी, आज से अगर 4-5 साल पहले जब एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था या बहुत कम होता था, तो हुँ। तब उसमें ये था कि जो एनेस्थेटिस्ट की जॉब थी सम टाइम वो डॉक्टर कर लेते थे, लेकिन उसमें भी देखा जाता था कि वो सम टाइम एक अताई भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो सर्जन बहुत कम इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान में जनरल एनेस्थीसिया पर ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं या स्पैनल पर हो रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, उसमें डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही यूज़ होते हैं। हमें ये डिसाइड जब करना होता है हुँ, वो पेशेंट की सर्जरीज पे है। अब मोस्टली हमारे पास सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो यहाँ पे हम लोग स्पाइनल में करते हैं, बट पेशेंट कहता है कि हमें जनरल एनेस्थीसिया में, ताकि मुझे पेन ना हो, या एक उसके उसमें डर होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक मिथ बनी हुई है कि साफ ज़ाहिर है कि अगर उसको कमर में टीका लगेगा तो उसका कमर का दर्द हमेशा रहेगा। तो उसकी वजह से पेशेंट कहता है मेरा जनरल एनेस्थीसिया में करना चाहिए, और क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनली अगर इसको देखें तो जीए उन्होंने इसको ख़त्म किया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जीए एक्सपोज ना कराया जाए, क्योंकि उसके फीटस पे जो बच्चा होता है उस पे भी इफेक्ट होता है, और मदर के खुद पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुँ, हुँ। होते हैं। तो स्पाइनल उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि दोनों ही हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ भी पेशेंट के साथ हम करते हैं, वो पेशेंट की विल के मुताबिक होता है। अगर पेशेंट उस पे नहीं एग्री होता, हम उसको फ़ोर्स नहीं करते। हम उसको बताते हैं कि इस चीज़ का आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी, ये चीज़ नुकसान देगी। तो उसके बाद पेशेंट को पूरा कन्विंस करने के बाद भी अगर वो कहता है कि मुझे जीए में करना है, सही। तो हम उसको जीए में, दोनों यूज़ हो रहे हैं, डिपेंड करता है उनकी सर्जरी पे। स्पाइनल भी बहुत ज़्यादा अगर छोटी सर्जरी है और एब्डोमेन के नीचे, अम्बिलिकस के नीचे तक है, जहाँ पे स्पाइनल इफ़ेक्ट करता है, तो ज़्यादा स्पाइनल को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उसमें पेशेंट जागता रहता है, सेडेट पूरा नहीं होता, और जीए में पेशेंट सो जाता है, बिल्कुल उसको पता भी नहीं चलता, और जब ऑपरेशन के बाद उसको उठाया जाता है, तो वो बिल्कुल उसको कुछ आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो नहीं होती। अच्छा, ये पेशेंट का जो बीपी शूट होता है,
वो ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में होता है या स्पाइनल में होता है? अच्छा, स्पाइनल में कम होता है, कम होता है। बीपी कम होता है। इवन के जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या ट्यूब डाल रहे होते हैं, उसकी वजह से जब हम प्रेशर देते हैं, डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करते हैं, उस टाइम बढ़ जाता है। तो दोनों उसमें बीपी थोड़ा सा कम होता है। और जब हम गैस देते हैं तो उससे मजीद हम, क्योंकि जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें आइसो यूज करते हैं, सीवो यूज करते हैं, तो ये दोनों बीपी को कम करते हैं। हम इन्हीं गैसेस के थ्रू बीपी भी कंट्रोल करते हैं। अगर इनसे नहीं हो रहा तो हम फिर इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। सही है। अच्छा, मेडिकल स्टोर्स में जो जीए है या स्पाइनल है, उनके इंजेक्शन जो अवेलेबल होते हैं और मोस्टली वो लग भी रहे होते हैं पेशेंट को। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि उनके जो इंजेक्शन वो प्रोवाइड करती हैं ऑपरेशन में, उससे क्या नुकसान होता है पेशेंट को? अच्छा, इसमें सर ये बहुत बड़ा मसला है। ये गवर्नमेंट इस पे अब काफ़ी ज़्यादा वर्क करे, क्योंकि अताई को पता नहीं है कौन सी डोज कितनी देनी है ना। ड्रग्स की उसने छुप के रखी होती है अपनी फ्रिज में या फिर वैसे ही ना। तो वो पेशेंट को छोटे मोटे कट लगाने के लिए ड्रेसिंग, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है पेशेंट के लिए, तो अगर उसको कोई जख्म वगैरह हो गया तो वो अताई के पास चला देता है। बिल्कुल। और जब अताई उसको सिडेट करता है, सम टाइम इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट है, आजकल उन्हें ड्रग इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बल्कि अभी तो उनका ये है कि जो फार्मेसी पे बैठा हो, वो एक एक्सपर्ट हो, जो बिल्कुल। उसने वो बी फार्मेसी या इस तरह कोई डिग्री हासिल की हो। और जी। इस तरह की अगर उसके पास ड्रग्स हैं भी जो, तो उसकी सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए और ऑथराइज्ड पर्सन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद किसी को देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मैं जब देखता था ड्यूरिंग एमबीबीएस कि जो लोग नशेई वगैरह होते हैं, ये किन्स का ज़्यादा किम्स इस्तेमाल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेके जाते हैं। और उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। सही। क्योंकि इस तरह की जो है वो एडिक्ट होते हैं, एडिक्ट जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये पहले इजीली अवेलेबल था। अब जो है ऑथराइज्ड पर्सन को डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही अवेलेबल होती है। अच्छा, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकती हैं स्पाइनल में या जीए में? इस हवाले से आप क्या कहें? जी सर, उसमें ये है कि जो स्पाइनल है उसमें अगर एक्सपर्ट हैंडलिंग नहीं है तो जब स्पाइनल ठीक जगह पे नहीं लगता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, उसमें नर्व डैमेज हो सकती हैं। और नर्व डैमेज होने का मतलब ये है कि जिस एरिया को वो नर्व सप्लाई कर रही है तो वो डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा उसमें हीमाटोमा बन सकता है। कि हीमाटोमा ये होता है कि अगर गलत आपने बड़ी नीडल वाली सिरिंज से, मतलब कि वो नीडल से हुँ, आपने वो इंसर्ट की है अपना इंजेक्शन, तो वो फिर लीकेज होती है, जी, जिसकी वजह से वो परमानेंट इन्फेक्शन हो जाता है। और सम टाइम उसमें मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन मतलब हो सकता है। सही। इसके अलावा भी जब हम जीए देते हैं उसके रिलेटेड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसमें ये होता है कि जब हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हैं, पेशेंट एस्पायरेट कर जाता है उस वोमिट की वजह से, और उसकी वजह से लंग्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। जी, और एक और सबसे कॉमन ये होता है कि जब हम उसको जीए देते हैं, एक इनएडिक्वेट अगर ऑक्सीजन उसको नहीं जा रही या सप्लाई उसकी पूरी नहीं हो रही, तो लंग्स उसके कंप्रोमाइज हो सकते हैं। और उसकी वजह से भी वो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बाकी भी जैसे हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, पेशेंट सोया होता है और उसके बाद उसको रिएक्शन हो जाता है, पेशेंट बता नहीं पाता, तो बिल्कुल। उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन क्योंकि हर सर्जरी के साथ कुछ ना कुछ हर प्रोसीजर के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सही। तो ये जितना एक्सपर्ट होगा उतनी कम होगी। अच्छा, ये जो स्पैनर लगाया जाता है जी। कमर में, तो जब वो नीडल उसमें इंटर होती है बॉडी में, कमर में, तो वहां से जो एक मखसूस किस्म का वाटर निकलता है, जी। अगर वो ज्यादा निकला है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और ये किस किस्म का वाटर होता है? अच्छा, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। हम्म, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाद दफ़ा हम मुख्तलिफ प्रोसीजर करने के लिए भी वो फ्लूइड ले लेते हैं, उसको सही। लैब्स में भेजते हैं, तो इससे पेशेंट हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाए, लीकेज होती रहे, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और उसकी वजह से फिर पेशेंट को हेडेक भी हो सकती है। और उसको पीडीपीएच कहते हैं, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक कहते हैं, कि सही। वो लीकेज होता रहता है।
वरना हम मखसूस मिकदार में हम CSF ले सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर में लेते रहते हैं। इवन कि हम 10-15 सीसी भी ले लेते हैं, 20 सीसी जितना हमें चाहिए होता है। हाँ, प्रेशर उसको हम फिर चेक करते हैं पेशेंट का, उसको मॉनिटर करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम कर रहे थे उसका BP वगैरह नॉर्मल रहा हो, उसका जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल रहा हो। तो इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं होता, लेकिन जब भी एक्सपर्ट करेगा वो सारी चीज़ें इसको देखेगा और उसके बाद वो मॉनिटर करके एक ख़ास हद तक वो करता है। अच्छा जी, जो पेशेंट होंगे हैं, पेशेंट की किस एज तक के स्पैनल या GA लग सकते हो, उससे कम कौन सी है जिसमें वो नहीं लग सकता, इस हवाले से बताइए। देखिए, पेशेंट को GA स्पाइनल हर एज के पेशेंट को, लेकिन ये हम उसमें हत्ता कि डिसाइड बच्चे को भी बच्चे को भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पैनल छोटे छोटे स्पाइनल भी सेफ है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाती सही है, क्योंकि बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होता। सही है, तो इसमें हम सिडेट करने के लिए केटामिन दे देते हैं अगर छोटा है, बिल्कुल। लेकिन मोस्टली जो सेफ या यूज होता है वो हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया होता है। डोजेज डिफरेंट हैं बच्चों की बड़ों से। इसी तरह जब ओल्ड एज होती है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसको कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, उसमें फिर हमें GA थोड़ा सा हमें सोच के देना पड़ता है कि भाई कोई हार्ट प्रॉब्लम में या कुछ इस तरह का वो होना हो जाए। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो उसको एनेस्थीसिया ज़रूरत है या जो उसके लिए बेहतर है वही दें। जितनी देर की सर्जरी हो, ज़्यादा एक्सपोज़र ना कराएँ और उससे उसको उतना ही इफ़ेक्ट रखा जाए सही है, ताकि वो फिर उसमें साइड जो इफ़ेक्ट साइड इफेक्ट ना हो। सही है। अच्छा, आप लास्ट में पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सर, उसमें ये है कि आजकल जिस तरह की अवेयरनेस और जिस तरह का पेशेंट में एक जब भी सर्जरी कराते हैं तो सबसे पहले सर्जन का पूछते हैं कि हमारी सर्जरी कौन करेगा। इसी तरह उनको अपने जो एनेस्थेटिस्ट होता है उसका भी पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जान होती है सर्जन से ज़्यादा एनेस्थेटिस्ट के हाथ में बिल्कुल, होती है। उसको जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड, वो एनेस्थेटिस्ट ने देखनी है। उसको हीमोडायनामिकली स्टेबल भी एनेस्थेटिस्ट ने रखना है, तो उसको चाहिए कि एक एनेस्थेटिस्ट उतना ही ज़रूरी है जितना उसके लिए सर्जन ज़रूरी है। सही। तो उसके लिए अपना एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी वो बिल्कुल अपने जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो भी पेशेंट इंटर हॉस्पिटल होता है ऑपरेट के लिए, तो उसे चाहिए कि वो ऑपरेट का तो पूछता है, वो सर्जन का भी पूछ लेता है कि कौन से सर्जन है। तो उसको ये भी चाहिए कि वो एनेस्थेटिक जो इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर हैं उनका भी पूछना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्टली जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो वाइटल साइंस को देख रहा होता है, वो पेशेंट की जो हरकत हो रही होती है उनको भी देख रहा होता है, तो ज़्यादातर चाहिए कि वो उसके ऊपर भी डिपेंड करे। तो नाज़रीन, हेल्थ के नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आरिफ अशरफ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।